कंटिन्यू करूंगा। मैं अर्ज किया जैसे मैंने आपसे कि मैं इलीगल तुर्की गया था बाय रोड बाय बस। तो ना मेरे पास पासपोर्ट था, ना आईडी कार्ड, ना कोई वीज़ा। वीज़े के बगैर मैं गया था, तो जाहिर है मुझे ये सारी मुश्किलातें भी देखने को मिली। मुझे पैदल ही जाना था और ये जो रास्ता है मैंने खुद चुना था, तो इस वजह से मुझे ये सारी मुश्किलातें आई। तो गुजारिश ये है कि वीज़े के बगैर, पासपोर्ट के बगैर, आईडी कार्ड के बगैर अगर मैं जा रहा हूँ तो यही रास्ता होगा। तो खैर मैंने आपको बताया कि मैं इलीगल गया, रास्ते में जो दुश्वारियाँ आई यकीनन आप दोस्तों ने सुनी, महसूस भी की होंगी। अच्छा, उसके बाद जहाँ मैंने बात ख़त्म की थी वो ये था, आप दोस्तों की तवज्जो चाहूँगा अगर आपकी तवज्जो मिल जाए तो। असल में जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज ये है कि एंड में मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ वो मैसेज आप तक मैं किसी तरह मुंतकिल कर पाऊँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ आ जाएगी। गुजारिश ये है कि जब मैंने जहाँ से बात ख़त्म की वो ये थी कि मैं इस्तांबुल दाखिल हो चुका था। उधर जाके भी मैं थोड़ा सा ब्लैकमेल हुआ और मुझे और मज़ीद पैसे देने पड़े, किस वजह से कि उधर एक कुछ लोगों का जरिया मुआशी यही है, डरा धमका के, ब्लैकमेल करके, अगवा करके पैसे वगैरह कमाना। सही। तो इधर से मैं बात शुरू कर रहा हूँ कि फिर उधर मैं रहा, काम ढूंढने निकला तो काम नहीं था मुझे मिल रहा। मुझे फिर किसी अल्लाह के बंदे ने मेरे कान में एक आवाज़ दी कि आपको अगर काम चाहिए तो आपको ज़ुबान सीखना पड़ेगी, इसके बगैर आपको काम नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह थी कि इंग्लिश किसी को नहीं उधर आती। मैं आप दोस्तों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ तवज्जो चाहूँगा। जो ऊपर मेरे दोस्त बैठे हैं ज़रा थोड़े से मतवज्जे हो जाएं और खेल कूद ज़रा बंद कर दें, मोबाइल आपने चलाते ही रहना अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो साहब खड़े हैं हमारे सामने, ये हैं आरफ वीडियो वाला। ये सर रेहान अल्लाह वाला साहब के सबसे पुराने शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। तो जितनी भी वीडियोस आती हैं ये बनाते हैं, इनके लिए एक जरा जोरदार तालियां। आपको देख के लग रहा होगा ये श्रीलंका के हैं, बाकी ये पाकिस्तान के हैं। इनकी रंगत पे नहीं जाना, इधर के हैं माशाल्लाह। तो मैंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा, यानी तस्वीर लेना, वीडियो शीडियो ये वो। तो जब मैं उधर पहुंचा फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने काम शुरू करना है। तो इसके लिए मुझे ज़ुबान सीखना थी। मैंने ज़ुबान सीखी कापी पेंसिल लेके और गूगल ट्रांसलेटर का मैंने इस्तेमाल किया। उस दौर में काम मुझे मिल गया होम डिलीवरी का। उसके लिए मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया। मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा होता था। इस्तांबुल में बैठे बैठे मैं क्या देखता हूँ कि अभी तो कोई मुझे मिल नहीं रहा, जिनको मैंने शख्सियात को मैंने टीवी पे देखा, ड्रामों में देखा। ना उधर मुझे इश्क़े ममनू वाली बीतर नजर आए, ना उधर इश्क़े ममनून वाला बहलूल नजर आए। जिधर भी जाऊं बस परेशानी, तंगदस्ती, मोहताजी नजर आए। क्योंकि मेरी तरह के और भी कई पाकिस्तानी थे जो बीतर के लिए तो नहीं थे गए, लेकिन अपने किसी मकसद के लिए गए हुए थे। तो उनकी परेशानी भी मेरे सामने। फिर खैर मैंने उधर ज़ुबान सीखी, काम ढूंढा। काम ढूंढने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा होता था। ऑर्डर आता था तो मैं चला जाता था, वरना मैं उधर ही रहता था। अब मैं आप दोस्तों की तवज्जो चाहूंगा। भाईजान, आप भाईजान जैकेट वाले, माशाल्लाह आपकी जैकेट अच्छी है। टर्मिनेटर 2 में आर्नल्ड जो श्वार्ज़नेगर है उन्होंने ये पहनी है, इस पे गोली असर नहीं करती। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरी बात जरा सुन लें। मैं उधर था जब आपसे मुखातब हूँ, तो मेरे पास वक्त था। मैंने फेसबुक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फेसबुक इस्तेमाल करते करते कासिम अली शाह साहब को मैंने बहुत सुना, हमारे लाहौर के हैं। बड़ी उनकी बातें सुनी और उनकी बातें इतनी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई कि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ मिली। जिनमें से एक चीज़ ये थी कि उधर के तुर्क में ना कुर्द कौम है वो होती हैं, तो वो ज़रा काफ़ी फितना फसाद को पसंद करते हैं। मेरा उनसे एक दो दफ़ा सामना हुआ। मैंने वो कहते थे हम कुर्द हैं, मैं कहता था मैं राजपूत हूँ। तो अक्सर मैं डिस्टर्ब ही रहता था, लेकिन उनके साथ लड़ाई झगड़े मेरे अक्सर रहते थे। कासिम अली शाह साहब की एक बात किसी एंकर ने पूछा उनसे कि सर कोई नसीहत फरमाए। उन्होंने एक चीज़ कही कि बंदे को अपने से ज़्यादा जो बड़ा होता है ना उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो बात जब मेरी समझ में आई तो मैंने कहा यार ये पंगा जो मैं लेता हूँ इसके लिए मैं हर टाइम अलर्ट भी रहता हूँ, देखता हूँ कि कुर्द उधर से ना आ जाए उधर से, तो ये मसला मुझे होता था। खैर मैंने महसूस किया कि मुल्क उनका है, मुझे उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब ये कि उनकी एक बात मेरे लिए इतनी फ़ायदेमंद साबित हुई कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ बढ़ी। उसके बाद मैं उधर ही था कासिम अली शाह साहब के साथ साथ और भी मोटिवेशनल स्पीकर थे, सुनना शुरू हो गया। एक दिन क्या मैं देखता हूँ कि हमारे इमरान खान जो वज़ीर आज़म है, इमरान खान नियाज़ी साहब, वो वज़ीर आज़म बने। उनको भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आप मुर्गियाँ पालें। यकीनन आप दोस्तों को याद होगा ये सब कुछ, जब उन्होंने ये ऐलान किया था मुर्गियाँ पालने वाला। कितने दोस्त हैं जिनको ये याद है? यकीनन आप भी माशाल्लाह उन्हीं के फॉलोवर हैं। अच्छा, तो जब उन्होंने कहा मुर्गियाँ आप पालें, तो मैंने मुर्गियाँ पालने के हवाले से मैंने कहा किस तरह क्या होता है।
मैंने मुर्गियों के हवाले से जब एक वीडियो सर्च की यूट्यूब पे, तो मेरे सामने एक नौजवान आया मेरी तरफ, उसने शलवार कमीज पहनी हुई, दाढ़ी भी मुझसे थोड़ी सी बड़ी, हमारे ये जो कपड़ी साहब है इनकी जैसे दाढ़ी उनकी। तो उन्होंने क्या कहा जी, ये खुड्डा है, और आप खुड्डा उसे कहते हैं जिसमें हम मुर्गियां वगैरह रखते हैं, पंजाबी में खुड्डा कहते हैं, मुझे सिंधी का नहीं पता। अच्छा, उन्होंने उस हवाले से एक वीडियो, उन्होंने इस हवाले से एक वीडियो जनाब बनाई, मैंने वो देखी। देखने के बाद मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन उनकी एक वीडियो सामने आ गई मेरे, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले खुडे का जिक्र किया, दूसरे दिन उन्होंने किसी अली हसन नामी शायद लड़का था, उसको ले आए। उसने कहा कि जी ये महीने का 20 से 25 लाख रुपया कमाते हैं, और उम्र है सारी 19 साल कि शायद 21 साल उनकी उम्र थी। मैंने कहा छोड़ दो सब कुछ, खुड्डा भी छोड़ दो और कबूतर भी छोड़ दो, ये बात सुन लो। तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि ये सारा कुछ मुझे आना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने फिर और भी कई सारी वीडियोस देखी, और जिस नौजवान की मैंने वीडियो देखी उनका नाम था आज़ाद चाय वाला। उनके नाम पे ताली चाहूँगा आप दोस्तों से। आज़ाद चाय वाला भाई की जब मैंने वीडियो देखना शुरू की तो उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया, चैनल सब्सक्राइब किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर मुझे आराम से नहीं बैठने दिया। बड़े माशाल्लाह वो यानी कि एक्टिव किस्म के आदमी हैं। आज़ाद चाय वाला और हमारी मैडम हैं एक महताब, इनकी दो चीज़ें बड़ी मुशाबे हैं, वो ये कि ना ये हमें आराम से बैठने देती हैं और ना आज़ाद चाय वाला। मैडम के लिए ताली चाहूँगा आपको। तो इसके साथ शाहिद हुसैन जोइया साहब हैं पंजाब के। कौन कौन दोस्त उनको जानता है? कोई नहीं जानता? ये एक दोस्त जानते हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा शाहिद हुसैन जोइया साहब कौन है, नहीं तो यूट्यूब कीजिएगा। अच्छा, उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया, उनको जानना शुरू हुआ। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ बड़ी तेज़ी से। आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा मैंने वक्त लिया पहले, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर दूँ बात। उनका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया, उनकी बातें सुनना शुरू कर दी, तो वक्त गुजरता गया। आज़ाद चाय वाले को मैंने इस तरह फॉलो किया कि जैसे बस यही कुछ रह गया दुनिया में। उसकी एक वजह थी कि उनकी बातें, और वो बातें करते थे जो मुझे अच्छी लगती थी और मेरे लिए थी काम आदमी की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप भी उनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद बात होगी। खैर, मैंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो इनसे मैं मुलाकात ज़रूर करूँगा। उन दिनों वो लंदन में थे। खैर, शाहिद जोइया साहब, ये सारे इन सब बंदों को मैंने बड़े गौर से सुना, और वैसे तो ज़्यादातर ये था कि जब तक मैंने इनको नहीं था सुना, मैं कुमार सानू के दुखी गाने, गमों के साए, देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, इस तरह के बड़े मैंने गाने सुने और अपना वक्त ज़ाया किया। और अक्सर पाकिस्तानी उधर जाके भी कुछ नहीं कर पाते, ज़ुबान नहीं सीख पाते। उसकी वजह क्या होती है कि मोबाइल को उन्होंने समझा हुआ है कि सिर्फ यहाँ तो ये वो नागिन वाला ड्रामा दिखाता है और यहाँ ये कोई दुखी सा गाना हमें सुनाता है। हर बंदा अपने इलाके के हिसाब से गाना सुन रहा होता है, कोई अकरम राय को, कोई सुल्तान राय को, ये वाले मामला थे। तो ये सारी चीज़ें खैर मुझसे दूर रहीं, किस लिए कि मैंने बड़े टाइम पे एक अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ था। उनको सुनते सुनते जब काफ़ी अर्सा गुजरा, उधर मैंने आपको लगेगा नहीं जिम भी ज्वाइन किया, उधर मैंने जनाब यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट कर लिया, सब कुछ इधर से ही देख के। तो इसी दौरान मेरा काम चलता रहा। 3 साल मेरे गुजर गए, 3 साल और एक दिन हुआ मैं इस्तांबुल में ही था, वापस आ रहा था काम से अपने घर कि मेरे जिम से यानी काम से फारग होकर जिम गया। उधर से जब वापस आया तो मैंने एक हाथ में दूध और एक हाथ में खजूरें पकड़ी हुई, और मैं आ रहा हूँ जाके जी मैं शेक पीऊँगा। इतने में एक पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। क्यों कि पूछा तुम कौन हो, क्या करते हो, पासपोर्ट, मैंने कहा वो भी नहीं, ID कार्ड, मैंने कहा वो भी नहीं। उन्होंने कहा फिर चलो आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ शायद तुम्हारी कुछ रहनुमाई हो सके। यानी थाने ले गए मुझे। थाने ले गए तो थोड़ा थोड़ा करते उन्होंने मुझे कहा अभी छोड़ते हैं। वो मुझे ईरान की तरफ ले गए, तुर्की का दूसरा शहर है आर, उधर तक वो मुझे ले गए। उधर जाके फिर वो छोड़ने वाले नहीं थे, मुझे अंदाज़ा हो चुका था। सबसे पहले मैं था उधर, उसके बाद इतना मजमा लगा कि तकरीबन कुछ 400-500 बंदा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो बंदे इकट्ठे करने के बाद उनमें से कोई उन्हें बात करने के लिए चाहिए था, तो बात करने वाले बड़े ऐसे लोग थे जो मुझसे बेहतर तुर्की ज़ुबान बोलते थे, लेकिन जब पुलिस वाला आता था, फौजी आता था, तो उसके सामने बोल नहीं पाते थे। खैर, सिलेक्शन हो गई मेरी, मैं उधर तर्जुमान मुकर्रर हो गया, पाकिस्तानी ट्रांसलेटर जो पाकिस्तानी और तुर्की लोगों की बातचीत करवाता था। उधर से अदियामान से आर से नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा भूल गया, अदियामान एक शहर है, उधर लेके गए। उसके बाद हमें वो आर लेके गए। आर जब मैं पहुंचा तो उधर एक बिल्कुल नई जेल थी, 0 मीटर,
उसका फीता उन्होंने मुझसे कटवाया क्योंकि मैं उनका तर्जमान था। इस बात पे तालियां हो जाती। सही, उन्होंने मुझसे उस जेल का इफ्तिताह करवाया, फीता कटवाया और मुझे होश गेल्दिनीस कहा, यानी कि वेलकम कहा। मैं गया, देखा बड़ा अच्छा सफाई का इंतज़ाम, बड़ा अच्छा खाना भी टाइम पे मिलता था, सब कुछ। हमारे कुछ दोस्तों का तो दिल ही लग गया कि नहीं जी अब हम जाने वाले नहीं हैं। तो एक पठान था, वो कहता था इतने प्यार से तो अम्मी भी नहीं उठाती जितने प्यार से ये उठाते, खाना भी देते हैं। तो कोई वापस आने के लिए तैयार नहीं था। तो खैर मैंने फैसला किया कि वापस जाना है। उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया और हमारे पाकिस्तानी उस जेल में जाके अक्सर बीमार ही रहते थे और मुझे बड़ी मुशक्क़त का सामना होता था। मैंने उन लोगों के फ़ोन करवाने होते थे। फ़ोन के बावजूद मुझे एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती थी कि राना साहब हमने डॉक्टर के पास जाना है, हमने डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने कहा आपको कौन सी ऐसी बीमारी लाहक हो गई है? और अक्सर ये बीमारी नौजवानों की लाहक होती थी। क्यों कि वो जो डॉक्टर थी ना, वो डॉक्टर नहीं थी, यानी कि एक तुर्किश बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की थी और इसी वजह से पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। तो जब उधर जाते हैं उनके पास तो उन्हें कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी बुखार है। तो जो चाहूँगा दोस्तों की, तो ये वाला मामला बड़ी देर तक चलता रहा। ठीक है, एक दफ़ा उधर -40 दर्जा हरारत था। अब मुझ पे बात आई है, जरा तवज्जो कीजिएगा। -40 दर्जा हरारत था और मैंने उन लोगों को सिगरेट भी पिलवाने होते थे बाहर निकाल के, सारा कुछ। मुझे भी ठंड लग गई। जब मैंने फ़ोन किया, मैं दर्द से तड़प रहा था, मेरी इधर पसलियों में बड़ी दर्द ठंड की वजह से। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने रेस्क्यू गाड़ी बुलवाई। रेस्क्यू गाड़ी बुलवाई, देखिए बात वही आ गई ना, जब रेस्क्यू गाड़ी में से एक खातून उतरी, उन्होंने जितने प्यार से आके मुझसे पूछा आपको क्या हुआ है, क्या मसला है, तो मुझे भी तकरीबन दर्द भूल ही चुका था। मैंने कहा जी कुछ नहीं, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि हमने कभी ऐसी औरतें देखे नहीं है। अक्सर हमारे मौलवी कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे, हुरे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। एक मौलवी साहब इसी तरह, छोटी सी बात अर्ज करता चलो, एक मौलवी साहब इसी तरह किसी को कह रहे हैं, अंग्रेज को, पेरिस का कोई गोरा था, उसको कह रहे हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ, जन्नत। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा जन्नत में जाओगे, फिर क्या होगा? उधर तुम्हें हुरे मिलेंगे। उसने कहा अगर ना हो तो उसने कहा फिर तुम्हें चुड़ैलें मिलेंगी। उसने कहा हूरों की क्या तारीफ है, हूरे कौन होती हैं? उसने कहा जो तुम्हारे पास है। उसने कहा चुड़ैलें कौन होती हैं? उसने कहा जो हमारे पास है। सही। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे जो जहन है ना, ये उधर बड़े जाके ना खुल जाते। तो अक्सर वो, क्योंकि यूरोप था तुर्की, अक्सर वो अपने कामों में मशगूल होते थे और पाकिस्तानी जाते जाते ऐसे ही रुक जाते थे। और जब वो कहते थे नहीं पकी और भाग जाओ, क्या देख रहे, तो फिर भागते थे। अक्सर मुझे कहते थे राना साहब वो तो देखो, मैं कहता था नहीं ठेडा लग जाएगा, गिर जाएंगे, देखना नहीं। तो खैर ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई। तो डॉक्टर के पास जाने की जो वजह थी पाकिस्तानियों की, वो भी मैंने अर्ज कर दी, आपने सुनी, सारा कुछ हो गया। उन्होंने हमारी ये बीमारियों को देखते हुए हमारे जनाब आउटपास बनवाए और जो सफ़र मैंने 15 दिन पैदल चल के भूख प्यास में और सारियां दुश्वारियां जो मैंने काटी थी, वो 15 दिन का सफ़र उन्होंने सिर्फ 4.5 घंटे में हमारा कंप्लीट करवाया और मुझे इधर इस्लामाबाद ले आए। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि यार सफ़र तो 4.5 घंटे का था, मैं अगर 15 दिन में पहुंचा हूं तो यकीनन मैंने रास्ता गलत इख्तियार किया था। क्यों मतलब ऐसी बात है ना। तो साबित ये हुआ, बजा दे ताली बजाए भाई का साहब, शुक्रिया। आप मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं, माशाल्लाह बड़े होनहार आदमी हैं। अच्छा, तो लोगों ने खैर मैंने जैसे कि अर्ज किया कि रास्ता मैंने गलत इख्तियार किया, मंजिल गो के मेरी वो थी, इसलिए मैंने 4.5 घंटे का जो सफ़र है वो 15 दिन में और भूख और प्यास के शिद्दत के आलम में किया। जब पाकिस्तान आया कुछ देर तक पैसे थे, वक्त अच्छा गुजरा, कोरोना भी आ चुका था। उसके बाद मैंने फिर इंटरनेट का इस्तेमाल किया, लेकिन यह है कि कोरोना के साथ साथ इंटरनेट की सर्विस अच्छी आती रही मेरे पास। मैंने एक और साहब देखे जिनका नाम मैं लेना ज़रूरी समझूंगा, हिशाम सरवर साहब। उनको मैंने जब सुना तो उन्होंने वो वाली बातें की कि हाँ जो आपने देखी थी वीडियो 25 लाख वाली बाइक, मेरी बात समझ आ रही है, यकीनन ये इनकी तवज्जो से लग रहा है। तो मैंने जब उनकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि ये वाकई 20 से 25 लाख रुपया कमाने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्यों कि उनकी जो नीश है, जो उनका मकसद है, वो मुझे समझ आ रहा था सारा। जो दोस्त उन्हें आप में से कौन जानते हैं हिशाम साहब को? जी, हिशाम भाई माशाल्लाह बड़े प्यार वाले इंसान है। तो मैंने फिर उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो बड़ी मुश्तरक थी, जो काफ़ी मिलती जुलती थी, वो मैं अब आपसे अर्ज करूँगा।
आज़ाद चाय वाला साहब का मैंने जिक्र किया तो वो भी अक्सर अपने वीडियोस में किसी एक शख्सियत का जिक्र करते थे, और इसी तरह एक और साहब हैं निशान साहब, उनका जब मैंने देखा तो वो भी किसी एक ही शख्सियत का जिक्र करते थे। ये सारी बातें मैं सुन सुन के काफ़ी थक चुका था कि यार आखिरकार वो शख्सियत कौन है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने चैनल जो यूट्यूब का है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पाऊँ। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, आप सभी दोस्तों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, जैसे शाहरुख कारोबार वाला साहब हैं, जैसे और भाई हैं, तो आपने काफ़ी तालियां बजाई। मैं अच्छी बातें तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप तालियां बजा दें। आप इससे ये होता है कि आप ज़रा एक्टिव रहते हैं, जागते रहते हैं। सही। तो इन सब की बातों में जो एक बात थी, मैं ख़वातीन से भी गुजारिश करूँगा ज़रा गौर फरमाइएगा। आज़ाद चाय वाला अक्सर किसी एक शख्सियत का जिक्र करता था, उसके अलावा कासिम अली शाह साहब भी एक ही शख्सियत का जिक्र करते हैं, हशाम भाई भी। तो ये सारे वाक़या देखते देखते जब मैंने यूट्यूब चैनल का सोचा कि इसे बेहतर किया जाए, मैका सक्सेस एक यूट्यूब चैनल है, मैंने वो सब्सक्राइब किया। उसमें है मीर शकील अहमद साहब। मीर शकील अहमद साहब को जब मैंने सुना तो इसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि आप कासिम अली शाह साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें। अब फिर उन्होंने भी उसी शख्सियत का जिक्र किया, तो मैंने कहा आज सारे तजस्सुस तोड़ दो, आज सब कुछ छोड़ दो, आज उस शख्सियत को जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो कौन है। तो उन्होंने जिस शख्सियत का नाम लिया वो मैं आपकी और अपनी भरपूर तालियों में बताता चलूँ, सर रेहान अल्लाह वाला साहब। आज़ाद चाय वाला अक्सर बताते थे हमने रेहान भाई से सीखा है, हमने रेहान भाई से सीखा है। हमारे एक ही उस्ताद हैं, जिन दिनों हमने सीखना शुरू किया तब सिखाने वाले एक ही थे। तो वो रेहान भाई कहते थे, जब मीर शकील साहब ने बात की कि रेहान अल्लाह वाला, तो मैंने कहा यार ये लगता है वही रेहान है, ये अल्लाह वाला कह रहे हैं। मैंने जब सर्च किया तो उन्हीं की एक वीडियो मैंने देखी सर के मुतल्लिक। मैंने फिर सर को जब देखा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसी लम्हे मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इनके कोर्सेज थे, इन्होंने बताया, जैसे मिस हुमा थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, कोर्स नंबर 1 का आपने सुना। उस कोर्स नंबर 1 की क्या करामात थी कि मैंने उस कोर्स को घर बैठे इनसे मिलने से पहले ही शुरू कर दिया। और उस कोर्स में एक चीज़ थी कि मैंने अपना वो कोर्स बाज़ाहिर तो आधे घंटे का था, लेकिन उस कोर्स को मैंने करना था, उसमें कुछ स्टेप्स थे, लेकिन सर का हुक्म था। जनाब आपकी तवज्जो चाहूँगा, भाईजान साथ जो सर बैठे हैं इन्हें ज़रा मुखातब कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा, आप माशाल्लाह बड़े प्यार वाले लग रहे हैं मुझे। अच्छा, तो उस कोर्स में सर ने शुरू में क्या दिया कि आप तब तक आगे ना जाएं जब तक आप अपनी वीडियो ना देख लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स का शुरू किया। उसमें एक इंट्रोडक्शन करवाना होता है अपना 1 मिनट का। वो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन मैंने बड़ा सोच के बड़े गौर से लिखा। ये वो चीज़ है जो मैंने लिखी। उस वक़्त मुझे असल में ना लिखना भी नहीं आता, मैं सिर्फ 5 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। तो ये मैंने बड़ी इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया, दूसरा भी इस्तेमाल किया उर्दू का। तो ये चीज़ मैंने तैयार की, लिखी, सारा कुछ किया, लेकिन वो वीडियो मैं बनाई मैंने 1 मिनट की। आज तक मैं वीडियो वो फेसबुक पे, यानी आज से पहले तक मैंने वो फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सका, वाल पे नहीं लगा सका। उसकी वजह थी जो इंसान के अंदर एक डर होता है। खैर, उस कोर्स को करते करते जब ये सारे मामला मैंने देखे, ये कामयाबी के जो मराहल है तय करता गया, थोड़े ही दिन बाद एक पोस्ट आती है कि रेहान अल्लाह वाला साहब के बेटे हैं अब्दुल्ला रेहान अल्लाह वाला, उनकी शादी है इस्लामाबाद में। मैं वो शादी अटेंड करने के लिए चला गया। उन्होंने लिखा हुआ था कि दावत आम है। जब खैर मैं उनके पास गया सर के पास, तो जाके मैं मिला, इनसे बातचीत की। इन्होंने बड़े प्यार किया, शफकत फरमाई, और मेरा एक छोटा सा इन्होंने इंटरव्यू कर दिया, जैसे ये माशाल्लाह हर इंसान का करते हैं, उसको आगे लेके आने के लिए। तो भाईजान जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो वो इंटरव्यू तकरीबन 4 से 5 मिनट का था, और मेरी हालत ये थी कि मैं कांप रहा था डर के मारे। तवज्जो चाहूँगा दोस्तों की, कांप रहा था मैं डर के मारे, खौफ भी था मुझ में। और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने कहा मुझे मौलवी साहब 2 बोतलें चाहिए हैं। मैंने कहा मुझे 2 बोतलें चाहिए, अपने आप से ही सवाल कर रहा हूँ, भला वो बोतलें कौन सी? एक पीने के लिए और एक लगवाने के लिए। ठीक है, इतना मेरा बीपी भी ख़राब हो चुका, मैं इतना घबरा चुका था। और अभी देख लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पहले भी बोल के गया हूँ, अभी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ये सारी जो तब्दीली आई है एक 5 पढ़े इंसान की ज़िंदगी में, एक मैं भी दर्जी भी हूँ, मैं तो मजदूरियाँ मैं करता था, यानी कि किसी प्लम्बर के साथ, कभी ये जो मिस्त्रियों के साथ, मिस्त्री भी नहीं, जो मजदूर होते हैं उनके साथ मैं काम करने वाला बंदा हूँ। सिर्फ वो एक पोस्ट मेरे सामने आई कि जी रेहान अल्लाह वाला साहब के बेटे की शादी है। जब मैंने इनसे मिल लिया तो यकीन जाने मेरी ज़िंदगी सिर्फ मिलने से ही
रोज़ बरोज़ चेंज होती गई, बेहतरी आती गई। मैं आज कुछ, कल कुछ, और अभी इस वक्त तक आपके सामने हूँ। मैं वही जाहिद हूँ, वही राना जाहिद हूँ जो मजदूरियाँ किया करता था। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और सबसे पहले जो जिस शख्सियत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे उस्ताद सर रेहान अल्लाहवाला साहब, जिन्होंने मुझे इस काबिल किया, और तालियां कि मैं आज बंदा 400 हो, 500 हो, 5 हो, 5000 हो, राना जाहिद तुर्की वाला को किसी से बात करते हुए अगर डर नहीं आता तो सर की वजह। और डर गया, पहले मुझसे बोला नहीं था जाता, और अब मुझे किसी बंदे को कह के आना पड़ता है कि यार मुझे रोक लें, थोड़ा सा इशारा काटने के टाइम ज़्यादा हो गया। तो अब मैं बात को कंप्लीट करता हूँ आखिर में कि इन सबको सुना, देखा, फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जो मुझे चीज़ नज़र आई, मैं सर रेहान अल्लाहवाला साहब का स्टूडेंट भी हूँ, इनकी फेलोशिप में फिर मैं आया, इनसे मैंने सारा कुछ सीखा। लेकिन एक चीज़ का मुझे इनसे अक्सर गिला रहता है कि ये सारा कुछ इस एरिए के लिए कर रहे हैं, सिंध के लिए। मेरी इनसे गुजारिश है कि पंजाब के लिए भी कुछ करें। डिजिटल लिटरेसी का भी इन्होंने कोर्स बनाया, डिजिटल लिटरेसी स्कूल भी बनाए, सारा कुछ इधर के लिए कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए ये ज़रा नहीं कुछ काम कर रहे। तो मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इनसे दरख्वास्त भी है कि हमारे जो पंजाब के इलाका है उसके लिए भी कुछ किया जाए। खैर, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब जो हाजिर हुए हैं इस प्रोग्राम में थर्ड एम्पावरमेंट में, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको सर रेहान अल्लाहवाला साहब खुद इधर आके ये प्रोग्राम माशाल्लाह ऑर्गेनाइज करके और कितना मौका दे रहे हैं आपको। और बिलखसूस हमारे दीन मोहम्मद दर साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आपके लिए ये सारा कुछ किया। ये भी बड़ी प्यारी शख्सियत के अमल है। जब ये बात करते हैं ना तो इस अंदाज में करते हैं कि बंदा अपनी बीवी से कहे अच्छा तो मेके हो है और मैं दीन की बात करूँ। तो ये भी इनकी एक कला है। तो ऐसे होता है कि ये हर बंदे का काम नहीं है। देखे ना मैं एक ही सांस में कितनी बातें कर जाता हूँ, और इनका अपना मखसूस अंदाज है और मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। और इन्होंने वेस्ट कोट ऐसे पहनी हुई है, हमारे इलाके में ऐसे नाज़म होते हैं, उन्होंने ऐसे पहनी होती है। सही। तो आपसे गुजारिश है कि सर का इधर होना, हमारा इधर होना, सर रेहान अल्लाहवाला साहब की सबसे बड़ी खसूसियत है, इन्हें हेड कूलिंग आती है। पूरी दुनिया में लेग कूलिंग की जाती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहीं भी चले जाएं हर बंदा लेग पुलिंग करने में लगा हुआ है। लेग पुलिंग का क्या मतलब, पंजाबी में कहते हैं लात खींचना, और उर्दू में कहें तो टांगे खींचने वाले होते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई ऊपर जाए। ये वाहिद शख्सियत मुझे पाकिस्तान में नजर आई है, पूरी दुनिया में, जो ये चाहती है कि पाकिस्तान का हर नौजवान आगे आए। राना जाहिद तुर्की वाला जो कि मजदूरों में शुमार होता था, अड्डे पे जाके ऐसे ही खड़ा होता था। मेरे पास तस्वीरें, अगर कुछ चाहे देखना तो मैं दिखा सकता हूँ कि कोई इधर से आ जाए किसी तरह मेरी दिहाड़ी लग जाए, और कोई इधर से आ जाए मेरी किसी तरह दिहाड़ी लग जाए। तो आज आप दोस्तों ने मेरे साथ सेल्फियाँ भी ली, बड़ी इज्जत बख्शी। इस सारी बात का क्रेडिट सर रेहान अल्लाहवाला साहब को जाता है। आखिरी बात के साथ यही कि ये आए हैं, इनका इधर आना अल्लाह पाक मुबारक करे। आप इस चीज़ को कैश कीजिएगा, ये चीज़ सीखिएगा जो सारी चीज़ें हमने सीखी। मैं पिछले 6 माह से इनके साथ हूँ। इतनी तब्दीली आ चुकी है कि मेरे अपने, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल ये कहते हैं कि यार अब पहले में शक था कि यार बेटी हमने गलत जगह दे दी, लेकिन अब वो फख्र करते हैं और साथ साथ दिखा रहे होते हैं ये जवातरा है हमारा, ये तो हमारा। तो अब वो मेरी कोई वीडियो, मेरी जोजा, मेरी बेगम मुझे बता रही थी कि हमारे अबू तो आपकी कोई वीडियो छोड़ते ही नहीं है। मैंने कहा वीडियो नहीं छोड़ते, कोई 2 साल पहले की बात करें तो वो मुझे नहीं थे छोड़ते, कहते थे यार ये नहीं छोड़ते ही। ठीक है, तो ये सारी तब्दीलियाँ आई हैं, इस चीज़ को कैश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपका काफ़ी टाइम लिया। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर ये कहना पड़ेगा, ये बड़ा मशहूर लफ्ज़ है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली बड़ा जोर से कहते तब्दीली। अच्छा, ये कौन सी तब्दीली आप समझ गए होंगे? हम दूसरी तब्दीली की बात कर रहे हैं।